गुरुकुल मार्गदर्शन चैनल से प्रसारित साप्ताहिक करंट अफेयर में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज का पहला प्रश्न है, 31 मार्च 2024 को किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ए ऑप्शन है राजीव कुमार, बी ऑप्शन है सदानंद वसंत दाते, सी ऑप्शन है सुमन बेरी और डी ऑप्शन है रेखा वर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सदानंद वसंत दाते जी। अगर देखा जाए इनके पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक तो वो दिनकर गुप्ता जी थे। कौन थे? इनके पहले दिनकर गुप्ता जी थे और सदानंद वसंत दाते जी इसके पहले जो थे वो महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते के प्रमुख थे। अगर बात किया जाए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की तो इसकी स्थापना 31 दिसंबर 2008 में हुआ था। जो महाराष्ट्र की घटना हुई थी वो बम ब्लास्ट वाली, वो नवंबर 2008 में हुई थी। उसके बाद इसकी स्थापना किया गया था किसकी? राष्ट्रीय जांच एजेंसी की। अगर बात किया जाए राजीव कुमार की तो अच्छा, अगर इसमें अभी राष्ट्रीय जांच एजेंसी 2008 जो अधिनियम था उसमें 2019 में संशोधन भी किया गया है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगर बात किया जाए राजीव कुमार की तो ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अगर बात करें सुमन बेरी जी की तो ये जो है नीति आयोग की उपाध्यक्ष हैं। अगर बात करें रेखा वर्मा की तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। लैटिन अमेरिका क्लब कोलोन एफसी से जुड़ने वाले प्रथम भारतीय हैं। ए ऑप्शन है विजय छेत्री, बी ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, सी ऑप्शन है पीटी उषा और डी ऑप्शन है रोहित शर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विजय छेत्री जी। ए लैटिन अमेरिका क्लब कोलोन जो है वो उरुग्वे की राजधानी, कहां? उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो में है। मोंटेवीडियो, ठीक है, मोंटेवीडियो में है। और इस साल के 2024 के पूरे अंत तक विजय छेत्री जी जो है उसमें लैटिन अमेरिका क्लब में खेलेंगे। किधर से? भारत के तरफ से। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के कार्यकारी निर्देशक कृष्णमूर्ति वेंकट सुब्रमण्यम के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2047 तक कितने प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है? तो ए ऑप्शन है 6%, बी ऑप्शन है 7%, सी ऑप्शन है 8% और डी ऑप्शन है 9%। अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के कार्यकारी निर्देशक जो है वो कौन है? तो कृष्णमूर्ति वेंकट सुब्रमण्यम जी हैं और ये बता रहे हैं कि 2047 तक जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो 8% के दर से बढ़ सकती है। 26 मार्च 2024 को राष्ट्रीय वानिकी आयोग का रिपोर्ट के अनुसार देश के कितने जंगलों में आग लगा हुआ है? ए ऑप्शन है 120, बी ऑप्शन है 130, सी ऑप्शन है 140 और डी ऑप्शन है 150। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, देश के कुल 120 जंगलों में आग लगे हुए हैं। अगर बात किया जाए तो देश के जो कुल प्रभावित क्षेत्र है आग से वो है 2608 हेक्टेयर। 2608 हेक्टेयर भूमि जो है वो आग से प्रभावित है। अगर बात किया जाए विश्व की तो इस समय मेक्सिको सबसे ज्यादा आग से प्रभावित है और मेक्सिको के कुल 19 प्रांत जो है वो आग से प्रभावित है। 10 मई 2024 को यहाँ हो जाएगा प्रतिष्ठित डायमंड दोहा चरण में कौन सा भारतीय खिलाड़ी अपने सत्र की शुरुआत करेगा? ए ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, बी ऑप्शन है पीटी उषा, सी ऑप्शन है बजरंग पूनिया और डी ऑप्शन है रोहित शर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जी जो है अपने सत्र की शुरुआत कहां से करेंगे? दोहा चरण से करेंगे और ये जो भारत के तरफ से जो है कि नहीं दोहा में इस सत्र की शुरुआत करेंगे। साथियों आराम से आप लोग साप्ताहिक करंट अफेयर को हमेशा
पढ़ते रहेंगे और नोट करते रहेंगे और कई बार वीडियो को अगर देख लेते हैं तो आराम से याद हो जाएगा। चलिए आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, मार्च 2024 में वैज्ञानिकों के अनुसार कौन सा विशाल धूमकेतु पृथ्वी के करीब आ रहा है? ए ऑप्शन है लेवी 9, बी ऑप्शन है हैली, सी ऑप्शन है P12, डी ऑप्शन है 67P। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा P12। अगर हैली की बात किया जाए तो ये आप लोग जानते हैं हैली जो है वो हमेशा 76 वर्षों में एक बार दिखाई देती है। लेवी 9 जो है ये बृहस्पति से बृहस्पति ग्रह जो है उससे टकराया था। साथियों, P12 धूमकेतु को अगर देखा जाए तो ये एवरेस्ट पर्वत जो है विश्व का सबसे बड़ा पर्वत, उससे जो है 3 गुना बड़ा है। एवरेस्ट की अगर ऊंचाई देखी जाए तो 8848 मतलब 8,848 मीटर है। तो ये जो है एवरेस्ट पर्वत से 3 गुना बड़ा है P12 धूमकेतु। इसे नासा ने अमेरिका जो कंपनी है नासा अंतरिक्ष कंपनी जो है ने उसे कोमा नाम दिया है। और कोमा कहा है कि जो धूल, गैस और बर्फ के गोले होते हैं उसे कोमा के रूप में जानते हैं, और धूमकेतु जो होता है धूल, गैस और बर्फ का गोला होता है। और ये जो है अप्रैल में सूर्य के सबसे करीब में होगा। अप्रैल में सूर्य के सबसे करीब में होगा और 8 अप्रैल 2024 को सूर्य ग्रहण जब लगेगा तो इसे देखा जा सकता है। इसे पहली बार इस धूमकेतु को जो देखा गया था 1954 में देखा गया था, और उसके बाद दूसरी बार जो देखा गया है अभी 2024 में देखा गया है, और अगली बार जो देखा जाएगा वो 2025 में देखा जाएगा। मतलब ये जो है 71 वर्षों के अंतराल में, ठीक है, इसको क्या है देखा जाता है। अगर सूर्य ग्रहण की बात किया जाए तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो चंद्रमा का धब्बा पृथ्वी पर पड़ने लगता है, तो इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण 2 तरीके से होता है, एक आंशिक सूर्य ग्रहण और पूर्ण सूर्य ग्रहण। जो पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है वो हमेशा अमावस्या के दिन लगता है, ठीक है जी गुरुजी। जो अगर चंद्र ग्रहण की बात कर लिया जाए तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण जो होता है वो हमेशा पूर्णिमा को लगता है, लेकिन हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं लगता है, ठीक है जी गुरुजी। किस देश की सत्ता ने महिलाओं को अवैध संबंध पर मौत का फरमान जारी किया है? ए ऑप्शन है जॉर्डन, बी ऑप्शन है यूक्रेन, सी ऑप्शन है पाकिस्तान और डी ऑप्शन है तालिबान। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तालिबान। अगर तालिबान की राजधानी की बात की जाए तो ताइपे। कहाँ है? तालिबान की राजधानी ताइपे है। अगर तालिबान के राष्ट्रपति की बात की जाए तो कौन है? तो है साई इंग वेग क्या है? तो तालिबान के राष्ट्रपति हैं। अगर बात की जाए तालिबान के शीर्ष अधिकारी की तो वो कौन है? मुल्ला हिबातुल्ला है। तालिबान का जो शीर्ष अधिकारी है वो मुल्ला हिबातुल्ला है। तालिबान के जो राष्ट्रपति हैं वो साई इंग वेग हैं। तालिबान की राजधानी ताइपे है। यूक्रेन की बात की जाए, यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? तो क्यू है। जॉर्डन की राजधानी अम्मान है और पाकिस्तान की राजधानी आप लोग कमेंट में बताइएगा। आइए अगला प्रश्न देखा जाए। 26 मार्च 2024 को किस देश की प्रतिनिधि सभा ने समलैंगिकता विधेयक पास किया? ए ऑप्शन है इंडोनेशिया, बी ऑप्शन मलेशिया, सी है थाईलैंड और डी ऑप्शन है नेपाल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अगर इंडोनेशिया की राजधानी देखी जाए तो जाकार्ता। मलेशिया की राजधानी कहाँ है? तो मलेशिया की राजधानी अगर देखी जाए तो कुआला लंपुर। तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक और नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो थाईलैंड हो जाएगा।
अगर थाईलैंड की प्रधानमंत्री की बात की जाए तो वो कौन है? श्रेथा थाविसीन। श्रेथा थाविसीन कौन है? तो थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं। यह प्रश्न तो 100% आने की संभावना है। प्रश्न है, बुलेट ट्रेन के लिए ब्लास्टलेस ट्रैक का निर्माण किन दो शहरों के बीच हो रहा है? ब्लास्टलेस मतलब आप लोग इसको गिट्टी रहित भी कह सकते हैं। किन दो शहरों के बीच में हो रहा है? ए ऑप्शन है मुंबई से ठाणे, बी ऑप्शन है मुंबई से दिल्ली, सी ऑप्शन है अहमदाबाद से मुंबई और डी ऑप्शन है मुंबई से गोवा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो अहमदाबाद से मुंबई हो जाएगा। अहमदाबाद से मुंबई के बीच में ब्लास्टलेस ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है और यह जो ट्रैक की लंबाई है वो 508 किलोमीटर, ठीक है। जो ट्रैक की लंबाई कितनी है? वो 508 किलोमीटर है और इस ट्रैक पर जो गाड़ियां दौड़ेंगी उनकी जो रफ्तार है वो 320 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से 320 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से इस पे गाड़ियां दौड़ेगी। और अगर मुंबई और ठाणे के बीच में, आप लोग जानते हैं ये भी बहुत बार प्रश्न पूछता है कि सर्वप्रथम भारत में जो रेल चलाई गई थी वो मुंबई और ठाणे के बीच में ही चलाया गया था, ठीक है। और कब चलाया गया था? तो 1853 में। 1853 में सर्वप्रथम मुंबई और ठाणे के बीच में 34 किमी ट्रैक बिछा के और ट्रेन चलाया गया था। तो इसका से उत्तर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद से मुंबई। नेक्स्ट प्रश्न है, साइंस एडवांसेज जर्नल में प्रकाशित 1979 से 2020 के प्रत्येक दशक में गर्मी के लहरों का दर कितनी मील प्रतिदिन धीमी हो गई है? ए ऑप्शन है 5 मील, बी ऑप्शन है 10 मील, सी ऑप्शन है 15 मील और डी ऑप्शन है 20 मील। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 मील। 5 मील जो है वो लहरें धीमी हो गई हैं। अगर बात किया जाए साइंस एडवांसेज जर्नल, इसके लेखक कौन है या इसके प्रकाशित किसने किया है? तो वो है डॉक्टर वाई झांग। डॉक्टर वाई झांग जी ने इसका प्रकाशन किया है और इन्होंने इस पत्रिका में यह भी बताया है कि दुनिया में 1979 से 1983 के बीच में 1979 से 1983 के बीच में दुनिया में कुल जो गर्म लहरें थी वो उनकी संख्या वो 8 दिन चलती थी। दुनिया में कुल गर्म लहरें 8 दिन चलती थी। लेकिन इन्होंने एक और अध्ययन किया 2016 से 2020 के बीच में और बताया कि जो दुनिया में जो गर्म लहरें हैं वो 12 दिन चल रही हैं। कितने दिन? तो 12 दिन चल रही हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये जो लहरें हैं, गर्म लहरें जो हैं वो औसत से 4 दिन अधिक चल रही हैं। कितना? 4 दिन अधिक चल रही हैं। अगर ऐसे पूछा जाए कि साइंस एडवांसेज जर्नल में प्रकाशित लहरों का दर का औसत से कितना अधिक दिन चल रही है तो 4 दिन हो जाएगा। अगर ये पूछ लिया जाए कि 2016 से 2020 के बीच में ये पत्रिका के अनुसार लहरें कितने दिन चल रही हैं तो 12 दिन चल रही हैं। अगर पूछ लिया जाए कि इस पत्रिका के अनुसार 1979 से 1983 के बीच में लहरें कितने दिन चलती थी तो वो आपका हो जाएगा 8 दिन चलती थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 मील। गुरुकुल चैनल के माध्यम से अगर साप्ताहिक करंट अफेयर आप पढ़ लेते हैं तो 2024 में हर एग्जाम के लिए आप लोगों को रामबाण साबित होगा और हर परीक्षाओं में आप लोगों को इसमें से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है कि नासा के अनुसार पहली बार समुद्री औसत तापमान कितना, ये एक बार और हो गया, कितना डिग्री सेल्सियस पार किया है? ए ऑप्शन है 1 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन है 1.5 डिग्री सेल्सियस और सी ऑप्शन है 2 डिग्री सेल्सियस और डी ऑप्शन है 2.5 डिग्री सेल्सियस।
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1.5 डिग्री सेल्सियस। नासा ने बताया है समुद्री औसत तापमान है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस पार कर गया है। ठीक है, और नासा ने यह भी बताया है कि 2023 का हर दिन का जो समुद्री तापमान रहा वो बहुत गर्म रहा। 30 मार्च और 3 मई को छोड़कर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, 1.5 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में हर वर्ष कितना मिलियन टन खाना बर्बाद हो जाता है? ए ऑप्शन है 78.19 मिलियन टन, बी ऑप्शन है 78.20 मिलियन टन, सी ऑप्शन है 80.19 मिलियन टन और डी ऑप्शन है 80.20 मिलियन टन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 78.19 मिलियन टन। अगर देखा जाए कि फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट जारी कौन करता है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ जारी करता है। कौन? संयुक्त राष्ट्र संघ जारी करता है। पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ बना। अगर पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ किस दिन जारी करता है, तो 30 मार्च को जारी करता है। 30 मार्च को जारी करता है। अगर पूछा जाए 30 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस। ठीक है, 30 मार्च को अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस के दिन संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट जारी किया जाता है। अगर पूछा जाए कि भारत में हर साल प्रति व्यक्ति कितना बर्बाद होता है भोजन, भारत में हर साल प्रति व्यक्ति कितना भोजन बर्बाद हो रहा है, तो वो हो जाएगा हर व्यक्ति 55 किलोग्राम। 55 किलोग्राम भारत में प्रति व्यक्ति बर्बादी भोजन की जो होती है वो 55 किलोग्राम होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, 78.19 मिलियन टन। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका के आम चुनाव 2024 में किसे अयोग्य बताकर चुनाव लड़ने से वंचित किया गया? ए ऑप्शन है जैकब जुमा, बी ऑप्शन है सिरिल रामाफोसा, सी ऑप्शन है सामिया सुलूहू हसन और डी ऑप्शन है नालेदी पंडोर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जैकब जुमा। इनको जो है कि नहीं अयोग्य बताकर चुनाव लड़ने से मना कर दिया गया, क्योंकि इन पे आपराधिक केस की वजह से। अगर सिरिल रामाफोसा को देखा जाए तो ये अभी वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं। सामिया सुलूहू हसन ये तंजानिया की राष्ट्रपति हैं और नालेदी पंडोर जो है वो दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री हैं। अगर बात किया जाए जैकब जुमा को, तो इनको 2018 में जो अफ्रीकन की पार्टी है वो अफ्रीका की, वो क्या है? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इससे बर्खास्त भी किया गया है ये जैकब जुमा को। और जैकब जुमा जो है वो अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जैकब जुमा। अगला प्रश्न है, माउथ कैंसर की जांच के लिए किस संस्था ने टूथब्रश के आकार की डिवाइस तैयार की है? ए ऑप्शन है आईआईटी भोपाल, बी ऑप्शन है आईआईटी मद्रास, सी ऑप्शन है आईआईटी कानपुर और डी ऑप्शन है आईआईटी इंदौर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, आईआईटी कानपुर जो है उसने टूथब्रश के आकार की डिवाइस तैयार की है कैंसर की जांच के लिए। ठीक है, अगर देखा जाए आईआईटी कानपुर की स्थापना कब हुई, तो 1959 में आईआईटी कानपुर की स्थापना हुई है। अगर देखा जाए कि आईआईटी कानपुर ने इस जो डिवाइस का नाम रखा है वो क्या रखा है, तो मुख परीक्षक
परीक्षक रखा है। अगर पूछ लिया जाए कि आईआईटी कानपुर ने जो माउथ कैंसर की जांच करने के लिए जो डिवाइस तैयार की है उसका नाम क्या रखा है, तो सही उत्तर हो जाएगा मुख कैंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये डिवाइस किसने तैयार किया है, तो आईआईटी कानपुर ने तैयार किया है। छिपकली की नई प्रजाति वान गांग किस राज्य में खोजी गई है? ए ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन असम, सी तमिलनाडु और डी ऑप्शन है राजस्थान। तो छिपकली की नई प्रजाति वान गांग किस राज्य में खोजी गई है, तो तमिलनाडु में खोजी गई है। और इसको जो खोजा है वो पत्रिका है एक, तो जूकीज पत्रिका। कौन सी? जूकीज पत्रिका के द्वारा इसको, इस छिपकली को खोजा गया है। ठीक है, और इसको जूकीज पत्रिका ने सर्वप्रथम 2020 में ही खोजा था, परंतु 2024 में जूकीज पत्रिका ने इसका नाम वान गांग रखा है। और अगर भारत में बात किया जाए छिपकली के प्रजातियों की संख्या कितनी है, तो कुल 202 छिपकली के प्रजाति हैं। कहाँ? भारत में। भारत में कुल छिपकलियों की प्रजाति कितनी है? 202 प्रजाति है। और जो नई छिपकली की प्रजाति खोजा गया है वो जूकीज पत्रिका के द्वारा खोजा गया है। ठीक है, और इस छिपकली का नाम क्या है, तो वान गांग। अगला प्रश्न है, किस देश के मरीज बेड के इंतजार में हर सप्ताह 268 लोग मर जाते हैं? ए ऑप्शन है ब्रिटेन, बी ऑप्शन है पाकिस्तान, सी श्रीलंका और डी जापान। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ब्रिटेन के जो मरीज हैं वो बेड के इंतजार में हर सप्ताह में 268 लोग मर जाते हैं। और इसकी जानकारी जो दी है वो रॉयल कॉलेज ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन के द्वारा इसकी जानकारी दी गई है। और रॉयल कॉलेज ऑफ मेडिसिन के द्वारा यह भी बताया गया है कि ब्रिटेन में हर साल 14,000 लोग बेड न मिलने के कारण मर जाते हैं। अगर देखा जाए तो ब्रिटेन के राष्ट्रपति कौन है, तो नहीं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं वो है बोरिस जॉनसन। तो ब्रिटेन में हर सप्ताह में 268 लोग मर जाते हैं और ब्रिटेन में हर साल में 14,000 लोग बेड न मिलने के कारण मर जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन। साथियों, प्रश्न इसी में से आते हैं, बाहर से नहीं आते हैं। अगर आप लोग सही से पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा। चलिए आइए चलते हैं अगले प्रश्न के तरफ। तो अगला प्रश्न है, अगली विश्व चैंपियन के चैलेंजर के निर्धारण के लिए कैंडिडेट टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ए ऑप्शन है जाकार्ता, बी ऑप्शन है टोरंटो, सी ऑप्शन है दिल्ली और डी ऑप्शन है बीजिंग। तो अगर देख लिया जाए तो जाकार्ता कहाँ की राजधानी है, तो इंडोनेशिया की राजधानी है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जाकार्ता है। टोरंटो जो है वो ओंटारियो की राजधानी है। किसकी? ओंटारियो की राजधानी है। ओंटारियो की राजधानी है। दिल्ली तो आप लोग जानते ही होंगे कि भारत की राजधानी है, और बीजिंग जो है वो चीन की राजधानी है। तो ये जो विश्व चैंपियन के लिए कैंडिडेट टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, तो इसका आयोजन जो किया जा रहा है वो टोरंटो में किया जा रहा है। कहाँ? टोरंटो में किया जा रहा है। इसका सही उत्तर टोरंटो हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगर देखा जाए कि भारत के तरफ से टोरंटो में कौन कौन से खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे, तो प्रज्ञानंद जी, डी गुकेश जी और विदित गुजराती जी। कौन? विदित गुजराती जी। ये भारत के 3 खिलाड़ी इसमें शामिल होंगे, और ये जो तीनों हैं इस प्रतियोगिता में ओपन वर्ग से प्रतिनिधित्व करेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि ये कैंडिडेट टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो टोरंटो में किया जा रहा है। अगर ऐसे पूछे कि कहाँ किया गया था तो भी तो
रनडो में किया गया था। अगर पूछा जाए ये तीनों खिलाड़ी जो हैं वो किस खेल से संबंधित हैं, प्रज्ञानंद, डी गुकेश और विदित गुजराती, तो ये तीनों जो हैं वो शतरंज खेल से संबंधित हैं। ये प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ट्रिपल स्टार भैया लगा लीजिए आप लोग, ट्रिपल स्टार बिल्कुल, ये आने की संभावना बहुत रहेगी। प्रश्न है, कच्चा तीवु द्वीप किस देश के अधिकार में है? ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है श्रीलंका और डी ऑप्शन है जापान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, श्रीलंका के अधिकार में है। अगर देखा जाए कच्चा तीवु द्वीप की, तो ये 1976 के पहले भारत के अधिकार क्षेत्र में था, लेकिन 1974 और 1976 के बीच में एक समुद्रीय सुरक्षा समझौता होता है। किसके किसके बीच में? भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच में और श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति माओ भंडार नायके के बीच में एक समझौता होती है, जिसके तहत ये कच्चा तीवु द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया जाता है। अगर ये द्वीप की बात किया जाए कि है कहां, तो ये द्वीप रामेश्वरम, भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच में स्थित है। और इस द्वीप पर अभी जो अधिकार है वो किसका है? तो श्रीलंका का अधिकार है। अगर देखा जाए तो श्रीलंका के अभी वर्तमान में कौन राष्ट्रपति हैं? तो विक्रम सिंघे जी हैं। कौन? विक्रम सिंघे जी हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, श्रीलंका। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व बैंक के द्वारा 2024 में एशियाई अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर अनुमान कितना लगाया गया है? ए ऑप्शन है 4.8, बी ऑप्शन है 4.5, सी ऑप्शन है 4.1 और डी ऑप्शन है 4.2। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 4.5 वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है। अगर देखा जाए पिछली वर्ष 2023 में वृद्धि दर कितना था? तो वो था 5.1। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 4.5, जो कि वृद्धि दर में घटा होने का अनुमान लगाया गया है। अब हम लोग बात करेंगे भारत रत्न 2024 की। भारत रत्न 2024 में कुल 5 लोगों को दिया गया है। साथियों, जानते होंगे आप लोग, भारत रत्न जो है वो शिक्षा, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक कार्यों से जो अच्छा कार्य किया रहता है उसको दिया जाता है। तो ये 2024 में भी 5 लोगों को दिया गया है। इसमें पहले हैं कर्पूरी ठाकुर जी। कर्पूरी ठाकुर जी का संबंध बिहार से रहा है। लाल कृष्ण आडवाणी जी, इनका तो जन्म कराची में हुआ था। पीवी नरसिम्हा राव जी, इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था, तेलंगाना के हैदराबाद में। चौधरी चरण सिंह, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। एम.एस. स्वामीनाथन, ये आप लोग जानते होंगे, भारत में हरित क्रांति के जनक भी हैं और इनका जो संबंध रहा है वो तमिलनाडु से रहा है। अगर देखा जाए भारत रत्न की, तो सर्वप्रथम भारत रत्न जो दिया गया था वो 2 जनवरी 1954 में सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया था। और इसकी जो स्थापना किए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, तत्कालिक जो राष्ट्रपति थे उनके द्वारा किया गया था। और सर्वप्रथम ये सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी को भारत रत्न दिया गया था। और इसको 2022 में 2019 में भी दिया गया है और अभी 2024 में भी भारत रत्न दिया गया। और अभी तक अगर देखा जाए तो कुल 53 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। कितने लोगों को? 53 लोगों को दिया जा चुका है। हाँ, तो अगला प्रश्न है, नासा के किस टेलीस्कोप ने अपने कैमरे से NCG 1651 नामक तारों का गुच्छा की पिक्चर प्रसारित की है? ए ऑप्शन है स्टॉप, बी ऑप्शन है कार्लिया, सी ऑप्शन है मैंटोस और डी ऑप्शन है हबल। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अगर इसका सही उत्तर देखा जाए तो इसका सही उत्तर हबल हो जाएगा। नासा ने अपने हबल टेलीस्कोप कैमरे से NCG नामक तारों का गुच्छा के समूह का जो है कि पिक्चर खोजा है। और इन तारों का गुच्छा का जो समूह है, नासा ने उसका जो नाम दिया है वो नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो नाम है वो क्या है? NGC 1651। नाम आप लोग भैया याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर देखा जाए तो ये जो तारों का गुच्छा है वो धरती से कितना दूर है? 1,62,000 प्रकाश वर्ष दूर है। किससे? पृथ्वी से।
क्या, ये जो तारों का गुच्छा है जिसका नाम NGC 1651 नासा ने रखा है, वो पृथ्वी से 1,62,000 प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है। और नासा ने बताया है कि इन तारों का गुच्छों का जो व्यास है, क्या व्यास, व्यास जो है वो 120 प्रकाश वर्ष है। तो व्यास इस कितना है, व्यास जो है उसका 120 प्रकाश वर्ष है, और जो पृथ्वी से उसकी दूरी है वो कितना है, 1,62,000 प्रकाश वर्ष दूरी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी संस्था ने गाय की गोबर से फेमिंग एजेंट तैयार किया है। ये फेमिंग एजेंट जो है वो क्या है, आप लोग को पहले बता दूं कि जो फेमिंग एजेंट है वो ईंटे की तरह गाय के गोबर से बनाया गया है, जिससे घर तैयार किया जाएगा। और जो घर बनेगा वो आप लोग जानते हैं कि बताया गया है कि ऐसा घर तैयार होगा जो गर्मी के दिनों में ठंडा और ठंडे के दिनों में गर्मी भी रहेगा। तो इसके लिए फेमिंग एजेंट किस संस्था ने तैयार किया है? ए ऑप्शन है IIT कानपुर, बी ऑप्शन है IIT इंदौर, सी ऑप्शन है IIT मद्रास, और डी ऑप्शन है IIT वाराणसी। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो IIT इंदौर हो जाएगा। इसको जो तैयार किया है वो IIT इंदौर ने तैयार किया है। और इसका जो नाम रखा गया है वो IIT इंदौर ने क्या नाम रखी है, तो उसका नाम रखा गया है हगोब एयर। आप लोग लिख लीजिएगा, इसका नाम जो रखा गया है हगोब एयर हड़ा, ये आधा हा है और है, ठीक है। इसमें भी क्या, ये हगोब एयर हड़ा रखा गया है। इसका नाम कौन रखा है? IIT इंदौर ने रखा है। और इसको किसने बनाया है? तो IIT इंदौर ने बनाया है। साथियों, अंत वाला 20वां प्रश्न है कि महिलाओं के T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 2 हैट्रिक लेने वाली दुनिया की पहली तेज गेंदबाज बन गई हैं। ए ऑप्शन है फरीहा तृष्णा, बी ऑप्शन है झूलन गोस्वामी, सी ऑप्शन है तिलानी राज, और डी ऑप्शन है गार्गी बनर्जी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, फरीहा तृष्णा। अगर फरीहा तृष्णा की बात की जाए तो ये बांग्लादेश से हैं, और इसका जो इस गेम का जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का जो ये आयोजन हुआ है, महिलाओं का T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का जो आयोजन हुआ है वो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ है। और वहां का जो ढाका में स्टेडियम है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है शेरे बंगला स्टेडियम। क्या नाम है? नोट कर लीजिए, शेरे बंगला स्टेडियम में ही इसका आयोजन किया गया है। और ये जो फरीहा तृष्णा है ये बांग्लादेश की हैं और 21 वर्ष की हैं, और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के जो महिला क्रिकेटर थी उनके खिलाफ ये अपना मुकाम हासिल किया है, ठीक है। तो ये आप लोगों का इसका से उत्तर क्या हो जाएगा? फरीहा तृष्णा। साथियों, ये आप लोगों के सामने जो 20 महत्वपूर्ण साप्ताहिक करंट अफेयर हैं, और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और आप लोग एक क्वेश्चन बताइएगा, जवाब दीजिएगा कि जो अभी हमने जो द्वीप का नाम बताया, कौन सा द्वीप था? कच्चा तीवु द्वीप, कच्चा तीवु द्वीप, जो अभी श्रीलंका के पास है। आप लोगों को बताना है कि ये कच्चा तीवु द्वीप कहाँ है, हिंद महासागर में कहाँ स्थित है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा उसको भी बताइएगा, कमेंट लाइक शेयर करते रहिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।